दोस्तों आज हम लोग हॉन्टेड हाउसेस को एनालाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है। थीम्स के बारे में आपको समझाऊंगा। लिटरेरी डिवाइसेस को हम लोग देखेंगे। देखो ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये पोएम पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पोएम को एनालाइज करेंगे, बारीकी से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थीम्स को। और सबसे पहली थीम है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पोएम आपको बताती है कि कैसे हमारी ज़िंदगी में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब चीज़ें आपस में मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 9th में इंग्लिश फॉर ऑल से पढ़ाई करी होगी, लेकिन वो सब तो पीछे छूट गया ना। बांको बाबू आपका चैप्टर था, आई रिमेंबर पोएम थी, मॉडल मिलियनियर कहानी थी। वो सब तो आपका पास्ट है, पीछे छूट गया। लेकिन अभी प्रेजेंट में भी वो पास्ट आपके साथ में ही है। अगर मैं बोंगू बाबू की कहानी आपको सुनाने लग जाऊं, फौरन आपको याद आ जाएगा। तो पास्ट आपका छूटा तो नहीं, अभी आपके साथ में ही है। और जब आप 10 साल के बाद में फ्यूचर में जाओगे तो भी ये पास्ट आपके साथ में ही रहेगा। एक दिन आप बैठे हुए सोचोगे कि वो भी क्या दिन हुआ करते थे, हम क्लास 10th में पढ़ा करते थे, एग्जाम से एक दिन पहले इंग्लिश फॉर ऑल की वीडियो को देखा करा करते थे। और जो कुछ भी आप यहाँ पर सीख रहे हो वो आपके साथ में जाएगा आगे। आपने नर्सरी में ABCD सीखी थी तभी तो यहाँ तक पहुँचे हो। ABCD आप भूले तो नहीं, आपके साथ में ही है, ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। और यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है उसका इन्फ्लुएंस आपके प्रेजेंट पर भी है और आपके फ्यूचर पर भी होगा। अब देखो कोई कोई टीचर ऐसे हैं जो ये भी इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि जो फ्यूचर है ना वो एस्पिरेशंस हैं। एस्पिरेशंस को फ्यूचर बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, एक सिंगल स्टैंजा में एक सिंगल आइडिया है, वो थीम नहीं है। पूरी पोएम की थीम यही है जो मैंने आपको बताई है। ये एक फ्लो है। जो पास्ट है वो आपके साथ में हमेशा रहेगा, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में जाकर आपका पास्ट पीछे छूट जाएगा, वो आपके साथ में ही रहेगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैंने आपको बताया भी कि पास्ट का इन्फ्लुएंस प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पर रहता है। मान लो 2 साल पहले आपने मुझसे टेंसेस पढ़े, आपकी फाउंडेशन अच्छी हो गई इंग्लिश में, तो जो टेंसेस मैंने आपको सिखाए हैं वो आज भी आपके साथ में है और कल भी आपको फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। 10 साल बाद एक कामयाब इंसान बन जाओगे, इंग्लिश बहुत एडवांस हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो टेंसेस आपके साथ में ही रहेंगे क्योंकि उन्हीं टेंसेस की वजह से आपकी इंग्लिश शानदार हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली थीम है हमारी मॉर्टेलिटी एंड आफ्टर लाइफ। द पोएम स्पीक्स अबाउट द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। ट्रांजिएंस का मतलब होता है टेम्पररी। पोएम आपको बताती है कि ये ज़िंदगी कुछ वक्त के लिए ही है, ये टेम्पररी है। उसके बाद मौत सर्टेन है, आनी ही आनी है मौत, मौत को कोई टाल नहीं सकता। और पॉसिबिलिटी है आफ्टर लाइफ की। ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद भी ज़िंदगी हो। और तभी पोएम में हार्मलेस फैंटम्स का जिक्र भी है। हार्मलेस फैंटम्स यानी वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं लेकिन हार्मलेस फैंटम्स बन के वापस आ गए, यादें बनकर वापस आ गए। तो यहाँ पर पोएट ने आपको एक हिंट दिया है कि हो सकता है कि मरने के बाद में भी ज़िंदगी हो, अनसीन वर्ल्ड हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो जहाँ पर आत्माएं रहती हों। अगली थीम है मटेरियलिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। मटेरियलिटी का मतलब है मटेरियलिज्म, जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, ज़मीन, घर, जायदाद। तो पोएम में फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। देखो आज जो हमारे पास में घर है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए हमारे पास में है। हम सबको वापस जाना है, मरना है और वापस जाएंगे खाली हाथ। ये घर, ये जायदाद, ये पैसा हमारे साथ में नहीं जाएगा और फिर कोई दूसरे लोग आएंगे, वो आकर रहेंगे इन घरों में। तो जो मटेरियलिज्म हमारे पास में है, जैसे घर, ज़मीन, पैसा, क्या वो सच में हमारी होती हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि जो घर हमारा है क्या वाकई में वो हमारा घर है? क्योंकि जब हम मर जाते हैं ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और नए लोग आकर उसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ पोएट स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आप देख नहीं सकते हो पर उसको महसूस कर सकते हो। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमेशा रहेगा, वो टेम्परेरी नहीं है, वो ख़त्म नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ, कुछ सालों के बाद में मैं मर जाऊँगा तो ये जो घर है वो छूट जाएगा मुझसे, मटेरियलिज्म है वो छूट गया। लेकिन मेरी जो यादें हैं ना वो इसी घर में बसी रहेंगी। जो स्पिरिचुअलिज्म है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो हमेशा रहेगा। तो पोएम में मटेरियलिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। मटेरियलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, टेम्परेरी है, और स्पिरिचुअलिटी हमेशा रहेगी, परमानेंट है।
नेक्स्ट है कनेक्शन एंड लोनलीनेस। मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी नॉर हियर द साउंड्स आई हियर। देखो, पोएट के पास में एक इंसान बैठा हुआ है, लेकिन पोएट जिन आवाज़ों को सुन सकते हैं, जिन स्पिरिट्स को देख सकते हैं, उन स्पिरिट्स को वो पास में बैठा हुआ आदमी नहीं देख सकता। तो बताना ये चाह रहे हैं कि पोएट एक जगह बैठा हुआ है, बातें तो कर रहा है, फिजिकली तो कनेक्टेड है, लेकिन स्पिरिचुअली या इमोशनली पोएट लोनली है, अकेला है। क्योंकि पोएट जो फील करता है, जो स्पिरिट्स को देख रहा है, उसको कोई और नहीं देख सकता। पोएट के खुद के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। बात आ रही है आपके समझ में? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ, बहुत मज़े से मैंने ज़िंदगी को गुजारा है, बहुत सारे मेरे दोस्त थे यहाँ पर, लेकिन फिर मैं शिफ्ट हो गया दुबई में। अब दुबई में जो मेरे पुराने लोग हैं, जो इंडिया में पीछे छूट गए, वो मुझे वहाँ पे याद आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दुबई में मेरे दोस्त नहीं हैं, दुबई में मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं, हम रोज़ मिलते हैं, बातें शातें करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से फिज़िकली तो कनेक्टेड हूँ, दुबई वाले लोगों से फिज़िकली तो कनेक्टेड हूँ, लेकिन इमोशनली या स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हूँ। इतने लोगों की भीड़ में मैं अकेला हूँ, क्योंकि दुबई में जो लोग हैं ना, वो मेरे एक्सपीरियंसेस को नहीं जानते। जो लोग मुझे याद आते हैं, जो यादें मेरे अंदर बसी हुई हैं, उनके बारे में वो लोग नहीं जानते। तो फिज़िकली तो मैं कनेक्टेड हूँ, उनसे बातें शातें करता हूँ, लेकिन इमोशनली या स्पिरिचुअली मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ। इस वजह से मैं अकेला हूँ वहाँ पर, इतनी भीड़ में भी लोनली हूँ। तो सेम बात पोएट के साथ में भी है। उनके पास में एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उस आदमी से कनेक्टेड नहीं है और वो लोनली है। अगली थीम है अनसीन एंड द अननोन। पोएट कहते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनको हमने देखा नहीं, जो हमारे समझ से बाहर हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं और हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब देखो, जो आत्माएं होती हैं वो अनसीन वर्ल्ड में रहती हैं। आत्माओं को हमने देखा नहीं, उनके बारे में हम जानते नहीं, लेकिन फिर भी वो है ना, एग्जिस्ट करती हैं। एक ऐसी दुनिया में रहती हैं जिसको हमने नहीं देखा। और सिमिलरली स्पेस में कोई ऐसा प्लैनेट हो सकता है जिसको हमने अभी तक डिस्कवर नहीं करा। हम उस प्लैनेट के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो प्लैनेट तो है ना, एग्जिस्ट तो करता है। तो पोएट आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, हमने उन्हें नहीं देखा होता, लेकिन फिर भी वो मौजूद होती हैं और वो हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगली थीम है डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। अब देखो, इंसान की ज़िंदगी में एक तरफ तो फिज़िकल डिज़ायर्स हैं। फिज़िकल डिज़ायर्स मतलब मौज मस्ती करना, जंक फूड खाना, गाने सुनना, मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी को जीना। कहते हैं ना, यू ओनली लिव वंस, मेक इट काउंट। तो जिन भी चीज़ों से आपको प्लेजर मिलेगा, आप उनके पीछे भागोगे। लेकिन दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस। स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस का मतलब होता है हायर पर्पस। ये रास्ता है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, बड़ा आदमी बनने का। इस रास्ते के ऊपर आप फिज़िकल डिज़ायर्स का त्याग करते हो और मेहनत करते हो बेहतर इंसान बनने की। मान लो एक बच्चा है, वो कहता है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी तो मेरी स्कूल लाइफ चल रही है, दोबारा वापस थोड़ी आएगी, मैं तो खूब मौज मस्ती करूँगा। और एक बच्चा है, वो कहता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, खूब मेहनत से पढ़ाई करूँगा, दोबारा से मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो जो पहले वाला बच्चा है, जो ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहता है, वो फिज़िकल डिज़ायर्स में उलझा हुआ है। और जो दूसरा बच्चा है, जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, उसको सुकून मिल रहा है स्पिरिचुअल एस्पिरेशन से। उसने शॉर्ट टर्म प्लेजर को त्याग कर दिया है और वो बच्चा स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस की तरफ झुका हुआ है। और पोएट आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि हमारी छोटी सी ज़िंदगी इसी बैलेंस का नाम है। इंसान एक ही टाइम पर दो डायरेक्शंस में खिंचता रहता है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, लड़ाई चलती है कि वो फिज़िकल डिज़ायर्स के पीछे भागे या फिर स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस के पीछे भागे। एक तरफ तो वो दुनिया की चीज़ों का मज़ा लेना चाहता है और दूसरी तरफ वो इस मज़े को त्याग कर कर कामयाब इंसान बनना चाहता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये चलता रहता है और इसी का नाम ज़िंदगी है। चलो अब हम लोग देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। लिटरेरी डिवाइसेस को आप पोएटिक डिवाइसेस भी कह सकते हो, एक ही बात है। और सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफर का मतलब होता है जब हम दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं और वो कंपैरिजन ना डायरेक्ट होता है, उसमें लाइक या फिर एज का यूज़ नहीं होता। देखो, मैं लिटरेरी डिवाइसेस को बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो अगर कोई भी दिक्कत है ना आपको, तो एक बार मेरी फिगर ऑफ स्पीच वाली वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पर बात हो रही है मेटाफर की। द पोएम कंपेयर्स हाउसेस वेयर पीपल हैव लिव्ड एंड डाइड टू हॉन्टेड हाउसेस फिल्ड विद द हार्मलेस फैंटम्स और स्पिरिट्स।
देखो ये है नॉर्मल हाउस, आपका और मेरा पुराना घर जिसमें हम रहते हुए आ रहे हैं। इस घर में बहुत सारे लोग रह चुके हैं, बहुत सारे लोगों की यादें बसी हुई हैं, और इसी नॉर्मल घर को पोएट ने हॉन्टेड हाउस से कंपेयर कर दिया। और ये लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक रियल है और एक भूतिया है। और जब दो अलग अलग चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसमें लाइक या एज नहीं आता, तो वो मेटाफर कहलाता है। अगला है अ ब्रिज ऑफ लाइट। ये भी एक मेटाफर है। देखो वहाँ पर ना कोई भी फिजिकल ब्रिज नहीं है। ब्रिज क्या होता है? एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जो दो सेपरेट प्लेसेस को जोड़ने का काम करता है। लेकिन वहाँ पर तो कोई भी पुल नहीं है, वहाँ पर तो कोई भी ब्रिज नहीं है। वहाँ पर सिर्फ लाइट पड़ रही है, और लाइट इस तरह से पड़ रही है जैसे मानो एक पुल बना हुआ हो। तो यहाँ पर भी पोएट ने कंपैरिजन किया है, वो कनेक्शन दिखा रहे हैं इसके थ्रू। अब ब्रिज ऑफ लाइट से मतलब है कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? फिजिकल वर्ल्ड का कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। बात आ रही है आपके समझ में? ब्रिज ऑफ लाइट दो अलग अलग वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जोड़ता है। और यहाँ पर ये एक मेटाफर है। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अब इंतज़ार करने का काम तो इंसानों का होता है, लेकिन वो काम हमने वक्त को दे दिया, बेजान चीज़ को दे दिया। अब देखो पोएम में कहा गया फ्रॉम ग्रेव्स और गॉडन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स। अब कब्र जो होती है वो नॉन लिविंग है ना, वो हाथों को तो नहीं फैला सकती, वो कोई फिजिकल एक्शन तो कर नहीं सकती। लेकिन पोएट ने कब्रों को इंसानों वाली क्वालिटी दे दी। कब्रों में से हाथ बाहर निकल रहा है, ह्यूमन क्वालिटी दे दी है, तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरह अगर आप पढ़ो, एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोस ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट। अब देखो चांद कैसे थ्रो कर सकता है भाई? शुएब अख्तर थोड़ी है जो थ्रो करेगा। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि चांद को हमने ह्यूमन क्वालिटी दे दी, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है सिमिली। इनऑफेंसिव घोस्ट एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल। इनऑफेंसिव घोस्ट को कंपेयर किया गया है पिक्चर्स ऑन द वॉल से, और कंपैरिजन में एज या फिर लाइक आ जाए तो सिमिली होता है। बहुत आसान है, कुछ खास समझाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिली एक जगह पर और यूज़ हुआ है, द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमोसफियर। यहाँ पर भी सिमिली है, कंपैरिजन हुआ, लाइक आ गया। देखो अगर लाइक या फिर एज नहीं होगा तो मेटाफर होता है, लेकिन अगर कंपैरिजन में लाइक या फिर एज का इस्तेमाल आपने कर दिया तो सिमिली है। पोएट कहते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड हमारे फिजिकल वर्ल्ड के आसपास ऐसे ही घूमता है जैसे एटमॉस्फेयर धरती के आसपास होता है। और यहाँ पर लाइक का यूज़ हुआ है, जब कंपैरिजन में लाइक या फिर एज का यूज़ होता है तो समझ जाओ सिमिली है। अगला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड का स्टार्टिंग में रिपीट होना, जैसे अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो। यहाँ पर सेंस और समथिंग दोनों जगह पर एस एस की साउंड रिपीट हुई है। एस कॉन्सोनेंट होता है ना, और स्टार्टिंग में आ रहा है। एस से सेंस और एस से समथिंग, सा सा। नेक्स्ट है एसोनेंस। देखो एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, मैंने आपको अभी बताया, और एसोनेंस में वॉवल साउंड रिपीट होता है। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी। यहाँ पर स्ट्रेंजर में ए आ रहा है, एट में ए आ रहा है, कैन नॉट में ए आ रहा है, आ साउंड रिपीट हुआ तो एसोनेंस हो गया। अगला है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है जब आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करे, आपकी पहली बात दूसरी बात के अपोजिट हो। आपने पहले कुछ कहा फिर कुछ कहने लगे। जैसे यहाँ पर कहा गया, वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड्स, ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स, फ्रॉम ग्रेस और गॉडन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स। अब पहले तो ये कह रहे हैं कि हमारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, हम मर चुके हैं, मटेरियलिज्म पीछे छूट चुका है, सब कुछ छोड़ दिया है हमने। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि मरने के बाद कब्र से हाथ बाहर निकलते हैं और पकड़ कर रखते हैं अपने पुराने घरों को। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो पुराने लोग हैं उनकी यादें उस घर में बसी रहती हैं, वो छोड़ते नहीं है घरों को मरने के बाद में भी। तो पैराडॉक्स हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं दोनों बातें। पहले तो ये कह रहे हैं कि जो घर है, जो मटेरियलिज्म है, वो सब छूट जाता है, और फिर क्या कह रहे हैं कि मरने के बाद में भी उनकी यादें बसी रहती हैं। जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद भी वो अपने घरों को नहीं छोड़ते। एक तरफ तो कह रहे हैं कि दुनिया में खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस जाना है, सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा। लेकिन फिर कहते हैं कि मरने के बाद कब्र से हाथ बाहर निकलते हैं और पकड़ कर रखते हैं अपने पुराने घरों को। दोस्तों हॉन्टेड हाउसेस की राइम स्कीम है ए बी ए बी। पूरी पोएम में ए बी पैटर्न फॉलो हुआ है, जो कि पोएम को रिदम और म्यूजिकलिटी देता है। बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा कि राइम स्कीम को कैसे चेक करा जाता है, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओ, और अगर कोई भी शिकायत है, कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो कमेंट्स में लिखो, उसके ऊपर काम किया जाएगा, इम्प्रूव की जाएगी वीडियो को। और आप लोगों की शिकायत थी कि मैं पोएटिक डिवाइसेस को नहीं पढ़ाता, मैं थीम्स को नहीं पढ़ाता, तो आज मैंने पूरी कोशिश करी है कि आसान से आसान शब्दों में थीम्स और पोएटिक डिवाइसेस को समझाया जा सके। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि ट्रेजर चेस्ट के बाकी सारे चैप्टर्स को भी कवर करूँ, एनालाइज करूँ आसान शब्दों में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है आईसीएससी इंग्लिश की, इसके ऊपर क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।